हेलो एवरीबॉडी। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हेमा जेआरएफ मंत्रा। मैं मिसेज हेमा सोनी आप सबका स्वागत करती हूँ। तो कल जो है हमने अपनी यूनिट 1 जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट कर ली है। इसके लिए आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस और मुझे भी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि हमने फाइनली बिल्कुल अच्छे तरीके से यूनिट 1 जो है वो कंप्लीट कर ली है बिना किसी कंटेंट को छोड़े। अलावा हमने जो सिर्फ व्याकरण के जो कुछ टॉपिक्स हैं वो छोड़े हैं, वो भी हम करेंगे, ऐसी बात नहीं है। और वो करने के बाद मैं उस यूनिट की प्लेलिस्ट के अंदर भी डाल दूंगी, क्योंकि वो जो टॉपिक है ना वो बहुत नॉर्मल टॉपिक है। हाँ, उनसे अभी क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो इसलिए उस चीज को हम छोड़ेंगे नहीं, उसको हम करेंगे लेकिन थोड़े से टाइम के बाद, अभी नहीं। ठीक है, तो आज हम अपनी यूनिट 2 जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी जो है सिलेबस की सबसे लॉन्ग कह सकते हैं यूनिट 2 जो है वो है। और उसके अलावा इस यूनिट में से जो है 50% क्वेश्चंस ऑलमोस्ट इसी यूनिट में से जो है वो आते हैं। ठीक है, टेक्स्ट से भी अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे हैं, लेकिन हम यूनिट 2 को किसी भी टाइप से इग्नोर नहीं कर सकते। अगर जेआरएफ करना है तो यूनिट 2 तो जो है वो बहुत अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी, चाहे वो हम फिर कैसे भी करें। और आपको मेरा फंडा पता ही है, मैं ये चाहती हूँ कि हम किसी भी चीज को करें तो समझ के करें। अगर हम उसको समझ के करेंगे तो हमारी यूनिट जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट होती जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास और गद्य विधाएं हमारी यूनिट 2 का नाम है। और आज का विषय हमारा रहेगा हिंदी साहित्य, इतिहास, लेखन और दर्शन। यानी इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत कौन कौन से इतिहास ग्रंथ जो है वो लिखे गए और साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखने की शुरुआत कैसे हुई, सारी चीजें जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का विषय हमारा इकाई 2 के अंतर्गत एक तो रहेगा साहित्य इतिहास दर्शन, एक रहेगा हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियां, उसके अलावा हिंदी साहित्य का काल, विभाजन और नामकरण और आदिकाल की विशेषताएं और साहित्यिक प्रवृत्तियां। ठीक है, ये रहेगा। चल आगे चलते हैं, मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। तो जिस प्रकार साहित्य परंपरा का अध्ययन साहित्य इतिहास लेखन के माध्यम से किया जाता है, वैसे ही साहित्य इतिहास लेखन व उसकी परंपरा का अध्ययन साहित्य इतिहास दर्शन के द्वारा किया जाता है। हिंदी में नलिन विलोचन शर्मा ने इसी तरह का ग्रंथ साहित्य इतिहास दर्शन के नाम से लिखा है, और मैनेजर पांडे का ग्रंथ इतिहास और साहित्य दृष्टि भी इसी प्रकार का ग्रंथ है। इतिहास दर्शन के जनक को लेकर मतभेद है। कोलिंगवुड के अनुसार जो है वो वोल्टेयर को माना जाता है, प्रोफेसर वोल्च के अनुसार विको को माना जाता है, जो कौन है, इटली दार्शनिक है। वोल्टेयर के अनुसार इतिहास का दर्शन इतिहास की चिंतन विधि है। ये आगे जो जितनी भी लाइन्स है ना, इनको अच्छे तरीके से नोट भी कर लेना और अच्छे तरीके से जो है वो इसको पढ़ भी लेना। क्यों? क्योंकि असंगत और संगत वाले क्वेश्चन आने लग गए हैं बहुत ज्यादा, या सत्य असत्य वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने लग गए हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो आजकल देने लग गए हैं। ठीक है, तो कोलिंगवुड के अनुसार, सबसे पहले वोल्टेयर के अनुसार इतिहास का दर्शन इतिहास की चिंतन विधि है, यानी इतिहास के बारे में सोचने की जो है वो विधि है इतिहास का दर्शन करना। उसके बाद देखिए, कोलिंगवुड के अनुसार इतिहास का दर्शन इतिहास और इतिहासकारों के विचारों का पारस्परिक मेल है। इतिहास और इतिहासकार के विचारों का पारस्परिक मेल। हिगेल के विचार इतिहास दर्शन के संबंध में परिवर्तनकारी माने जाते हैं। इसका इतिहास दर्शन द्वंद्वात्मक आदर्शवाद कहलाता है। ये कहते हैं इतिहास घटनाओं का संकलन भर नहीं है, बल्कि घटनाओं के भीतर छिपी कार्य कारण प्रक्रिया की खोज है। और प्रोफेसर वोल्स के अनुसार इतिहास दर्शन क्या है, परिकल्पनात्मक दर्शन के संस्थापक इनको माना जाता है। किसको? प्रोफेसर वोल्स को, परिकल्पनात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक को। आगे देखिए, साहित्य इतिहास लेखन पद्धतियां कौन कौन सी थी। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का आरंभ 19वीं सदी में गारसा दत्तासी द्वारा इस्तवार दलाली त्रेतर एंदुई हिंदुस्तानी से माना जाता है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की 4 पद्धतियां मुख्य रही है। कौन कौन सी? सबसे पहले वर्णानुक्रम पद्धति। रचनाकारों का विवरण नाम के प्रथम वर्ण के क्रम से दिया जाता है। गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने इसका प्रयोग किया है। गारसा दत्तासी जो जिन्होंने पहला ग्रंथ भी जो है वो लिखा हिंदी साहित्य इतिहास का, और शिव सिंह सेंगर जिन्होंने शिव सिंह सरोज लिखा, ये दोनों ने कौन सी पद्धति का? वर्णानुक्रम पद्धति का। वर्णाक्रम के कैसे? जैसे मान लो कि एक है केशवदास, ठीक है, और एक मान लीजिए आप मान लीजिए कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो केशव जन्म से जो है वो केशवदास, हाँ तुलसीदास को ले लेते हैं ना, इतना लंबा जाने की जरूरत। ठीक है, वर्ण के अनुसार
यानी कि केशवदास जो है वो पहले आते हैं, चाहे वो उम्र में छोटे हैं तुलसीदास से, लेकिन वो पहले आएंगे। क्यों? क्योंकि उनके आगे का वर्ण पहले आता है केशवदास से। इन्होंने 12 खड़ी के हिसाब से बताया कि वर्णानुक्रम पद्धति होनी चाहिए, जो नहीं चली, क्योंकि इससे फिर ना एज का जो है ना वो बहुत तगड़ा पगला हो जाता है। उसके बाद आती है कालानुक्रम पद्धति, यानी केशवदास के, जैसे केशवदास का जन्म बाद में, तो बाद में, तुलसीदास का पहले, तो उनका पहले नाम। तो इनका समय के क्रम से दिया गया। इसका जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने किया। मिश्र बंधुओं ने कौन सी लिखी? मिश्र बंधुओं ने लिखी मिश्र बंधुओं ने कौन सा ग्रंथ लिखा बताना, आगे आएगा, मैं जस्ट अभी मेरे माइंड से निकल गया। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने कौन सा लिखा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखी द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, आगे देखिए वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर निरपेक्ष और तटस्थ रहकर तथ्यों का संकलन भी किया जाता है और व्याख्या विश्लेषण भी किया जाता है। निरपेक्ष तटस्थ रहा जाता है, किसी भी एक अपने फेवरेट कवि के ऊपर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक है, आगे देखिए विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति, तेन के द्वारा इस सिद्धांत दिया गया। 3 शब्दों के माध्यम से तेन ने इसे स्पष्ट किया: जाति, वातावरण और क्षण विशेष। ठीक है, जाति रेश, वातावरण मिलियू और क्षण विशेष मूवमेंट। इसे इतिहास लेखन की व्यापक, स्पष्ट और विकसित पद्धति जो है वो माना गया है। हिंदी में सर्वप्रथम रामचंद्र शुक्ल ने इस पद्धति का प्रयोग किया और उसके बाद बच्चन सिंह, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने इसे आगे बढ़ाया। सर्वप्रथम इस पद्धति का किसने प्रयोग किया? रामचंद्र शुक्ल ने। किसमें? हिंदी साहित्य के इतिहास के अंदर। इसके अंदर तेन जो है विधेयवादी पद्धति का, उन्होंने जो है वो सिद्धांत इनके द्वारा दिया। और तेन ने 3 माध्यम से बताया। कैसे? जाति के माध्यम से, वातावरण के माध्यम से और क्षण विशेष के माध्यम से। उन्होंने कहा जब भी हम किसी इतिहास को लिखें, सबसे पहले हम जाति व्यवस्था देखेंगे, किस प्रकार की जातियों, कौन कौन सी जातियों का जो है उसके अंदर वो किया गया है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने वातावरण की, उस समय जब इतिहास ग्रंथ का जब ये इतिहास बन रहा था उस समय का वातावरण कैसा था। और क्षण विशेष को उन्होंने कहा मूवमेंट, कि क्षण विशेष भी जो है वो अच्छी तरीके से विधेयवादी प्रवृत्ति के अंतर पद्धति के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे देखिए रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा इतिहास ग्रंथ लेखन के लिए। ठीक है, क्या कहा कि जब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन आ जाती है इसमें, सबसे पहली लाइन, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना हो तो साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक और धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार भी होती है। ठीक है, आगे देखिए रामस्वरूप चतुर्वेदी ने क्या कहा। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है तो साहित्य के इतिहासकार का काम है कि कवि के कामों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। यानी किसी भी कवि ने जब कोई भी इतिहास लिखा है, किसी भी प्रकार की कोई भी रचना की है, कोई भी विधा की रचना की है, तो वो जो है समाज को किस प्रकार से उसने फायदा दिया, ये चीज दिखा। ठीक है, आगे देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कृत हिंदी साहित्य का इतिहास, ये सबसे इम्पोर्टेंट ग्रंथ माना जाता है। सबसे पहला ग्रंथ इसको माना जाता है जो क्या जो है ऑथेंटिक माना जाता है। सारी चीजें इसके अंदर बहुत बहुत तगड़े विश्लेषण की बात जो है वो डाली गई है। रामचंद्र शुक्ल ने बेसिकली बहुत मेहनत की है इसको लिखने में। ठीक है, उसके बाद हमारा जो बच्चन सिंह का इतिहास है ना, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, उसको माना जाता है। लेकिन पहला जो है वो किसको माना जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ही माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए वक्तव्य एवं काल विभाजन। आचार्य शुक्ल ने अपने पहले लिखे गए साहित्य इतिहास ग्रंथों को कवि वृत्त संग्रह कहा है। ठीक है, अब आगे देखिए कि आचार्य शुक्ल ने अपने से पहले लिखे गए साहित्य इतिहास ग्रंथों को क्या कहा? कवि वृत्त संग्रह, यानी कि कवि वृत्त संग्रह। शिव सिंह सरोज को इन्होंने क्या कहा? कवि वृत्त संग्रह कहा। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को इन्होंने बड़ा कवि वृत्त संग्रह किया। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड है। और मिश्र बंधु विनोद को इन्होंने बड़ा भारी प्रकांड कवि वृत्त संग्रह कहा और मिश्र बंधु विनोद की ही इन्होंने सबसे ज्यादा सहायता ली। अब इसके बाद इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास जो है इनके द्वारा लिखा गया। इनका नामकरण इन्होंने 2 आधारों पर किया। काल विभाग के भीतर प्राप्त होने वाली विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता उनके स्वरूप के अनुसार और ग्रंथों की पद्धति के आधार पर, क्योंकि प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। ठीक है, आगे देखिए किसी काल विस्तार को लेकर, ये रामचंद्र शुक्ल की ही है दोनों कोटेशन, किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर 2 हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता। किसी काल के कवियों की साहित्यिक विशेषताओं के संबंध में मैंने जो संक्षिप्त विचार प्रकट किए हैं वैदिक दर्शन मात्र के लिए, इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं हो सकती, क्योंकि हम इतिहास के अंदर ढूंढ के बड़ी मुश्किल से निकाल पाते हैं। हम अच्छे तरीके से नहीं बता सकते कि ये सेम चीज ऐसी की ऐसी थी। ठीक है, आगे देखिए उसके बाद उन्होंने कहा कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्य घटना है। गद्य का आविर्भाव करना, पद्य का तो इन्होंने अभी तक कुछ कहा नहीं, उन्होंने कहा गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्य घटना होती है आधुनिक काल में। ठीक है, आगे देखिए कि वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में
कुछ लिखना अपने सिर एक बला मोल लेना ही समझ पड़ता था। क्योंकि मान लीजिए अब जैसे रामचंद्र शुक्ल जो है ना, उनको मान लीजिए तुलसीदास बहुत पसंद थे, और बच्चन सिंह को जो है वो कबीरदास या सूरदास बहुत पसंद थे। और मान लीजिए कि इस चक्कर में उन्होंने क्या करा कि तुलसीदास के बारे में सब अच्छा लिख दिया, लेकिन हल्का सा सूरदास के बारे में कुछ उल्टा सीधा लिख दिया। लिखा नहीं था, मैं इसको आपको पर्सनली लेने के लिए नहीं बोल रही, मैं नॉर्मली बता रही हूँ समझाने के लिए, कि इन्होंने मान लीजिए उल्टा सीधा लिख दिया, वो बच्चन सिंह ऑफेंड हो गए। तो ये कहना इनका कि वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ भी लिखना अपने सिर पर एक बला मोल लेना ही समझ पड़ता था, कि इससे अच्छा तो इतिहास की जो है वो चीजें हम उठा लें। लेकिन उनमें भी उनको डर लगता था। ठीक है, आगे देखिए, वैसे डरने वाले व्यक्तियों में थे नहीं, जेम्स बॉन्ड थे ये हिंदी साहित्य के। आगे देखिए रीतिकाल के। रीतिकाल के कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय मिश्र बंधु विनोद से ही ली, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ भी चुका है और आएगा भी आगे, कि रीतिकाल के कवियों के परिचयात्मक विवरण में इसमें बहुत से क्वेश्चन बन जाते हैं। कौन से कवियों के परिचयात्मक विवरण में इन्होंने मिश्र बंधु विनोद की सहायता ली? रीतिकाल के कवियों का कौन सा विवरण देने के लिए मिश्र बंधु विनोद से इन्होंने सहायता ली? परिचयात्मक विवरण। रीतिकाल के कवियों के परिचयात्मक विवरण को देने के लिए इन्होंने कौन सी पुस्तक से सहायता ली? मिश्र बंधु विनोद से। या फिर पूरी कोटेशन दे दे, रीतिकाल के कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय मिश्र बंधु विनोद से लिए। ये कोटेशन किसकी है? तो ये रामचंद्र शुक्ल की है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं एक लाइन से। आगे देखिए, मिश्र बंधु विनोद के अतिरिक्त सामग्री सहयोग के लिए इन ग्रंथों के नाम शुक्ल जी ने दिए हैं, किसमें? अपनी भूमिका में। टेंशन मत लीजिए, मेरे पास हिंदी बच्चन सिंह का दूसरा इतिहास की बुक भी है, और रामचंद्र शुक्ल जो है उनके हिंदी साहित्य इतिहास की ये भी बुक है। इसकी भी हम एक अच्छे तरीके से सीरीज बनाएंगे, बिल्कुल थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, कुछ काटे छांटेंगे नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट वे इंपॉर्टेंट लाइन टू लाइन ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल जो है वो थ्योरेटिकल पूरा पार्ट जो है हम करने वाले हैं। एक दिन में चाहे 4 पेज पढ़े जाए, चाहे 2 पेज पढ़े जाए, वो हम अपने हिसाब से देखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, हिंदी कोविद रतनमाला बाबू श्याम सुंदर दास के द्वारा और कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई ब्रज माधुरी साल वियोगी हरि जी, यानी उन्होंने 4 जो है वो किताबों की सहायता ली। सबसे पहले मिश्र बंधु विनोद, जो किसके द्वारा लिखी गई? मिश्र बंधुओं के द्वारा। उसके बाद हिंदी कोविद रतनमाला बाबू श्याम सुंदर दास की थी, कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी की थी, और ब्रज माधुरी साल वियोगी हरि जी की। उसके बाद देखिए, मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, न कि कवि कीर्तन करना। ये शुक्ल जी की सबसे खास बात थी। उस बंदे ने कभी भी ना साइड लेके काम नहीं किया किसी भी चीज का, और ना ही उन्होंने ऐसे किया भाई हाँ ये मेरा फेवरेट कवि है तो इसका थोड़ा अच्छा लिख देता हूँ, उसका बुरा नहीं। जो चीज जिसमें गलत लिखी वो चीज गलत, जिसमें जो चीज गलत लगी वो लिखी। ठीक है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट आगे दूसरी को आती है कि शुक्ल जी का काल विभाजन और नामकरण किस प्रकार है? तो आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल जो है इसको वीरगाथा काल कहा इन्होंने, 1000 माफ कीजिए, वीरगाथा काल को इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा, ये ध्यान रखिए। आदिकाल जो है इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। ठीक है, हाँ, आदिकाल जो है वो संवत 1050 से 1375, पूर्व मध्यकाल जो भक्ति काल था 1375 से 1700, और ये संवत है। ठीक है, वो नहीं है, क्या बोलते हैं इसको, सन सन नहीं। उत्तर मध्यकाल रीतिकाल संवत 1700 से 1900, और आधुनिक काल गद्यकाल 1900 से 1984। जब भी आपको इसका सन निकालना हो ऐसे से 57 घटा देना, आपका जो है वो निकल आएगा। ठीक है, आगे देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा। इसके अंदर सबसे पहले आती है हमारी इस्तेवार दा लिटरेचर एलुई हिंदुस्तानी, किसके द्वारा? गांसा दत्तासी के द्वारा लिखी गई। 2 भागों में लिखी गई, 1839 में और दूसरी 1847 में, और दूसरा संस्करण इसका 1871 ईस्वी में आया। इसके 3 खंड कर दिए गए। ठीक है, तो इस्तेवार दा लिटरेचर हिंदू हिंदुस्तानी क्या है? इसमें उर्दू और हिंदी के 738 कवियों का विवरण उनके अंग्रेजी वर्ण के क्रम में दिया गया था, और इसमें केवल 72 कवि जो है वो हिंदी से संबंधित थे, बाकी आगे किसके थे? उर्दू के थे। ठीक है, क्यों थे इसका एक छोटा सा रीजन आपको मैं बता देती हूँ। मेरे को पता है ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं ज्यादा लंबा नहीं लेती इसको, नॉर्मली आपको बताती हूँ क्यों थे इसके अंदर उर्दू के कवि। जब हमारी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात चल रही थी ना, कि इसको राष्ट्रभाषा तो चलो, राजभाषा बहुत बात की बात है। शुरू शुरू में इसको अदालती भाषा बनाने के लिए सजेशंस दिया था हमारे मतलब यहाँ के विद्वानों ने। तो वहां पर 2 व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को बनने ही नहीं दिया अदालती लैंग्वेज, राजकीय भाषा नहीं बनने दिया। उसमें सबसे पहला नाम आता है सर सैयद अहमद खान का। ठीक है, मुस्लिम लीग के संस्थापक भी थे वो, और मतलब मुस्लिम लीग के संस्थापक क्या थे? मुस्लिम लीग से रिलेटेड थे वो। और उसके अलावा उन्होंने क्या कहा कि उर्दू को या फारसी को बनाया जाए। ठीक है, उन्होंने बनने दिया। और सेकंड नाम आता है इस बंदे का, गारसा दत्तासी का, जिसने इस्तेवार दा लिटरेचर हिंदू हिंदुस्तानी लिखा, हिंदुस्तान के ऊपर लिखा। उसके अलावा उसके बाद इसी सेम बंदे ने हिंदी को पता है क्या कहा? ग्वारू लैंग्वेज कहा था।
कि ये तो गवारों की भाषा है हिंदी। ठीक है, इन्होंने सेकेंडरी ये थे, फर्स्ट थे कौन, सैयद अहमद खान, और सेकेंडरी ये थे गारसद दतासी, जिन्होंने हिंदी को राजकीय लैंग्वेज, अदालती भाषा नहीं बनने दिया था उस समय पर, और गवारों की भाषा कहा था इसी व्यक्ति ने। ठीक है, इसीलिए मैं इस चीज को यहाँ पे भी लेके चलती हूँ कि शायद बेहतर कवि हिंदी से सिर्फ इसीलिए इन्होंने संबंधित रखे थे। आगे देखिए, फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। हिंदुई का अर्थ है हिंदवी हिंदी, और हिंदुस्तानी का अर्थ है हिंदुस्तानी उर्दू। यहाँ पर हिंदुस्तानी हिंदी नहीं है, ये बात ध्यान रखना, आप मेरे को कंफ्यूज नहीं होना है। हिंदवी हिंदी है, हिंदुस्तानी उर्दू है। इन्होंने हिंदुस्तानी लैंग्वेज उर्दू कहा था, हिंदुस्तानी हिंदी नहीं कहा था। इससे ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्यक अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में प्रकाशित करवाया गया था। किसमें करवाया, कहाँ करवाया गया था? पेरिस में। किसके द्वारा? प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति। कहाँ की थी? आयरलैंड और ब्रिटेन की। ठीक है, आगे देखिए, जिसमें काल विभाजन नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया था। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इस ग्रंथ में वर्णित हिंदी रचनाकारों संबंधी सामग्री का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास शीर्षक से 1952 में करवाया। इंपोर्टेंट कोटेशन है, किसने करवाया? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। किस नाम से? हिंदुई साहित्य इतिहास के नाम से। कब? 1952 में। और हिंदी अनुवाद करवाया था किसका? इसी का, इस्तवारदार लिटरेचर एनवीए हिंदुस्तानी का। अगला देखिए, सेकंड है तजकिरा ई शूरा ई हिंदी। ये मौलवी करीमुद्दीन के द्वारा 1848 में लिखा गया। इसको तबकाशवरा भी कहा गया। दिल्ली कॉलेज द्वारा प्रकाशित इस ग्रंथ में 1040 कवियों का विवरण है, जिसमें 62 कवि ही हिंदी से संबंधित है। इस ग्रंथ के महत्व इस बात में कि इसमें सर्वप्रथम काल क्रम का ध्यान रखा गया है, किंतु नामकरण नहीं किया गया है। इसे तबकाशुरा भी कहा जाता था। उसके बाद देखिए, तीसरा भाषा काव्य संग्रह महिषदत्त शुक्ल के द्वारा लिखा गया 1873 के अंदर। यह हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ था, और यह नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ। सबसे पहले हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ जो है वो किसके द्वारा लिखा गया? गारसद दतासी के द्वारा। लेकिन हिंदी भाषा में पहला हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? महिषदत्त शुक्ल के द्वारा 1873 में भाषा काव्य संग्रह नाम से। ठीक है, उसके बाद आता है चौथा, ये क्या है? शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया 1883 में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हो जाता है। ये एक इंपोर्टेंट तो इसलिए है ही, सेकंड इसका इंपोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसको जो है इसकी सहायता किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। और जेम्स बॉन्ड जी ने जब सहायता ले ली तो वो फिर सुर्खियों में नहीं आएगा। देखिए, शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर के द्वारा 1883 में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ है। ठीक है, इस ग्रंथ में 1000 से ज्यादा 1003 भाषा कवियों का विवरण दिया गया। इसी से यह बाद के इतिहासकारों के लिए आधार भी रहा। इसके पूर्वार्ध में 838 कवियों की रचनाओं के नमूने और उत्तरार्ध में 1003 कवियों के नमूने जो है कवियों का परिचय दिया गया है। इसमें वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया है। काल विभाजन एवं नामकरण का प्रयास नहीं किया गया है। इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु भी कहा जाता है, यानी यहीं से हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने की परंपरा जो है वो शुरू मानी जा सकती है। ठीक है, अगला देखिए, पांचवा, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जॉर्ज रिडरसन के द्वारा लिखा गया 1888 के अंदर। ये जितने भी अभी तक आए ना सारे इंपोर्टेंट है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप स्किप करो, कुछ भी स्किप नहीं करना है, नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, इस ग्रंथ का प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ था। बहुत से विद्वानों ने इसे सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना है। सही अर्थों के अंदर किसको माना है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जॉर्ज रिडरसन के द्वारा 1888 में से सर्वप्रथम हिंदी साहित्य की भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित करते हुए हिंदी के इतिहास को संस्कृत, पाली, प्राकृत और अरबी फारसी मिश्रित उर्दू से भी पृथक किया था। इसमें पहली बार कवियों को काल कर्मानुसार वर्गीकृत करने के लिए उसकी प्रवृत्तियों को भी उद्घाटित किया गया। संपूर्ण ग्रंथ 11 अध्यायों में विभक्त है। अभी पीवाईक्यू के अंदर ये क्वेश्चन आया है कि संपूर्ण ग्रंथ जो 11 अध्याय में विभक्त है उसके नाम जो है वो कर्मों के अनुसार लगाए। ठीक है, उसके नाम भी जो है मैं आपको बता दूंगी। प्रत्येक अध्याय एक काल का सूचक और हर अध्याय का नामकरण भी किया गया है। इसमें कुल 952 कवियों को शामिल किया गया है, जिसमें 886 कवियों के विवरण का आधार शिव सिंह सरोज है। इसलिए मैंने कहा था कि वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें सर्वप्रथम भक्ति काल 16वीं और 17वीं शताब्दी में जो था उसको स्वर्ण युग कहा। सर्वप्रथम भक्ति काल को स्वर्ण युग किसमें कहा गया? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के अंदर कहा गया। ठीक है, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इसका अनुवाद, ये इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इसका अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से 1957 ईस्वी में प्रकाशित करवाया। और साहित्य इतिहास का यह ग्रंथ नींव का पत्थर माना जाता है, यानी नींव रख दी गई थी और उसका जो नींव के अंदर जो पत्थर रखा गया था उसको क्या माना जाता है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को माना जाता है। 1957 में डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इसका अनुवाद किया था। किसके द्वारा? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए, इसके 3 भाग थे।
तीन भाग थे क्या इसमें? हाँ, ठीक है। आगे देखिए मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधुओं के द्वारा लिखी गई, इसके अंदर 5 काल जो है वो इन्होंने माने, और उसके अलावा प्रथम 3 भाग 1913, चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुए, यानी इसके 4 भाग हुए, जिसमें पहले 3 भाग 1913 के अंदर प्रकाशित हुए, और दूसरा भाग, चौथा भाग जो इसका 1934 में प्रकाशित हुआ। इसमें 4591 कवियों को शामिल किया गया। ग्रियर्सन यद्यपि काल विभाजन में नामकरण कर चुके थे, किंतु व्यवस्थित रूप से इसका श्रेय मिश्र बंधुओं को जाता है। इसका संपूर्ण इतिहास 5 कालों में विभाजित किया गया है, और मिश्र बंधु 3 भाई थे, कौन? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ठीक है। ग्रियर्सन यद्यपि काल विभाजन नामकरण कर चुके थे, किंतु व्यवस्थित रूप से इसका श्रेय जो है वो किसको जाता है? मिश्र बंधुओं को जाता है। उसके बाद देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल के द्वारा 1929 में, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में से लिखा गया था। यह ग्रंथ मूलतः नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। इस भूमिका को हिंदी साहित्य का विकास नाम दिया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। यह हिंदी का सर्वाधिक प्रख्यात इतिहास ग्रंथ है। इसमें रचनाकारों के इतिवृत्त की बजाय उनकी रचना वैशिष्ट्य पर अधिक बल दिया गया। इतिवृत्त यानी उसकी बड़ाई को करने की बजाय, उसकी चीजों को बढ़ाने की बजाय उनकी रचनात्मक वैशिष्ट्य पर बल दिया गया है। उनकी रचनाएं कैसी थी, इस विशेषता पर बल दिया गया है। उसके बारे में फालतू चीजें जो है वो बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। आगे देखिए विधेयवादी प्रवृत्ति का प्रयोग करते हुए तत्कालीन युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में हिंदी साहित्य के इतिहास को विश्लेषित किया गया। अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलगाते हुए पूर्व पीठिका के रूप में वर्णित किया गया। संपूर्ण इतिहास का इतना तार्किक और सुव्यवस्थित काल विभाजन किया कि प्रवृत्ति इतिहास ग्रंथों में प्राय इसका ही प्रयोग किया गया बाद में, और आज तक इसका वैसे ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला देखिए हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा। जहां पर आपको आलोचना नाम दिख जाए ना, राम कुमार वर्मा लगा देना। ठीक है। 1938 के अंदर इन्होंने यह ग्रंथ लिखा। ठीक है। छायावादी कवि राम कुमार वर्मा द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ में उनकी काव्यात्मक भाषा ने पाठकों को आकर्षित किया था, यानी इसके अंदर बीच बीच में इन्होंने काव्यात्मक भाषा से जो है वो इतिहास को समझाने की प्रयास किया है। अपनी विस्तृत सामग्री, उसकी आकर्षक प्रस्तुति और भाषा के कारण यह ग्रंथ प्रभाव छोड़ने में सफल रहा। इसमें सिर्फ आदिकाल व भक्तिकाल यानी कि 693 से 1693 तक की अवधि को ही स्थान मिला है, आगे का भाग वे लिख नहीं पाए, यानी सिर्फ आदिकाल और भक्तिकाल जो है इन्होंने लिखा है। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य और निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्य का नाम इन्होंने ही दिया, और अपभ्रंश साहित्य के बड़े हिस्से को भी शामिल करके संधि काल शीर्षक के अंतर्गत प्रस्तुत किया, और वर्मा जी ने इसी आदिकाल को संधि काल या चारण काल कहा था। आदिकाल को चारण काल किसने कहा था? राम कुमार वर्मा। आगे देखिए हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952, और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 किसके द्वारा लिखे गए? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कोई स्वतंत्र इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा, किंतु उल्लिखित तीनों ग्रंथ साहित्य इतिहास संबंधी है। इसमें एक निश्चित साहित्य इतिहास दृष्टि भी मिलती है। आचार्य द्विवेदी इतिहास को परंपरा के विकास के रूप में व्याख्यायित करते थे। इन्होंने विश्व भारती के गैर हिंदी भाषी साहित्य जिज्ञासुओं को हिंदी साहित्य से परिचित करवाने हेतु जो व्याख्यान दिए, उन्हें ही संशोधित परिवर्तित कर हिंदी साहित्य की भूमिका नामक ग्रंथ जो है वो तैयार किया गया था। आदिकाल का स्वरूप निर्भर धारण, भक्तिकाल के उदय की पृष्ठभूमि, पूर्ववर्ती सिद्धांतों से भक्तिकाल संत की काव्य धारा संबंध उद्घाटन, हिंदी सूफी काव्य का आधार संस्कृत और प्राकृत अपभ्रंश की काव्य परंपराओं को मानना आदि उनकी साहित्य इतिहासकार संबंधी रूप में उपलब्धियां हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। ठीक है। याद कर लेना अच्छे तरीके से, ये क्रम में भी लगाने के लिए आ सकता है और संगत असंगत भी पूछ सकते हैं। आदिकाल का स्वरूप निर्धारण, भक्तिकाल के उदय की पृष्ठभूमि, पूर्ववर्ती सिद्धांतों से भक्तिकालीन संत काव्य धारा का संबंध उद्घाटन, और हिंदी सूफी काव्य का आधार संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश की काव्य परंपराओं को मानना। दैट्स इट। अगला देखिए हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा 1965 में लिखा गया। आचार्य शुक्ल द्वारा प्रतिपादित ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन करने का एक सार्थक प्रयास इस ग्रंथ के माध्यम से किया गया। संपूर्ण इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया गया, प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इसमें साहित्य इतिहास के विकासवादी सिद्धांतों की प्रतिष्ठा करते हुए इसमें आलोक में हिंदी साहित्य की नूतन व्याख्या प्रस्तुत करने की चेष्टा की गई है। उसके बाद देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 के अंदर डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल के द्वारा लिखा गया, और 26 विद्वान जो है उनके सहयोग से इस विशद ग्रंथ को रचा गया था। हिंदी साहित्य का इतिहास एक किसके द्वारा लिखा गया? रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। वो भी इंपॉर्टेंट था, और ये भी था। ये किसलिए? क्योंकि इसमें 26 विद्वानों ने लिखा था। डॉक्टर नगेंद्र का, एक हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी का, एक हमारे बच्चन सिंह का, और एक जो है रामचंद्र शुक्ल का। बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ठीक है।
26 विद्वानों के सहयोग से विशद ग्रंथ लिखा। इसमें विद्वानों के कारण एक ऐतिहासिक दृष्टि संपूर्ण ग्रंथ में आद्योपात नहीं हो पाई, किंतु फिर भी प्रत्येक काल और उससे जुड़े रचनाकारों को सरल भाषा में अपेक्षाकृत अधिक प्रमाणिक व व्यवस्थित सामग्री की कहानियां विद्यार्थियों में विशेष रूप से प्रचलित है। कोशिश करूंगी ये बुक भी मैं मंगवाने की, डॉक्टर नगेंद्र हरदयाल की हिंदी साहित्य का इतिहास। फिर देखते हैं क्या कुछ नया है इसके अंदर। आगे देखिए हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास है, रामस्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है, संवेदना का नाम जहाँ पे आ जाए वहां रामस्वरूप चतुर्वेदी को याद रख सकते हो आप। 1986 में, कैसे याद करना, स्वरूप संवेदना, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। 1986 में लिखा गया। साहित्य इतिहास लेखन के लिए व्यास सम्मान सहित कई पुरस्कार प्राप्त करने वाला है ग्रंथ, अपनी लोकप्रियता और आकर्षण में अद्वितीय है। व्यास सम्मान मिला था इसको, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। व्यास सम्मान कौन से ग्रंथ को मिला था? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास जो है वो मिला था रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा, 1986 में प्रकाशित हुआ। रामस्वरूप चतुर्वेदी मूलतः आचार्य शुक्ल की दृष्टि से प्रभावित है, फिर भी उन्होंने शुक्ल जी के युगीन दृष्टिकोण और द्विवेदी जी के परंपरावादी दृष्टिकोण में परस्पर संबंध बनाते हुए लिखा है। शुक्ल जी की बहुत सारी स्थापनाओं को स्थापित करने के प्रयास में उनकी मौलिकता शरित नहीं होती। शुक्ल जी की परंपरा को गंभीरता से उन्होंने पुनर्परिभाषित किया है। भाषा और साहित्य के गहरे संबंध की खोज उनकी प्रमुख विशेषता है। भाषिक प्रवृत्तियों की गहरी समीक्षा से साहित्यिक परंपराओं के संदर्भ व्याख्यायित किए हैं। ठीक है, अगला देखिए हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। हाँ, तो आगे देखिए जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन एवं नामकरण। चारण काल, ये जॉर्ज ग्रियर्सन का जो ग्रंथ का नाम क्या था? जॉर्ज ग्रियर्सन के नाम का था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, क्या था? 11 अध्याय हैं इसके अंदर। चारण काल, 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण, मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य, ब्रज का कृष्ण काव्य, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ठीक है, दोबारा बता देती हूँ। चारण काल, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य, ब्रज का कृष्ण काव्य, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। अगला देखिए मिश्र बंधुओं के द्वारा क्या लिखा गया था। तो मिश्र बंधु विनोद लिखी गई थी। 5 भागों में इन्होंने क्या? प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। ठीक है, प्रारंभिक काल में पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। ठीक है, पूर्व प्रारंभिक काल था संवत 700 से 1343, उत्तर आरंभिक काल था 1344 से 1444। माध्यमिक काल पूर्व मध्यम और प्रौढ़ माध्यमिक में पूर्व था 1445 से 1560 और प्रौढ़ था 1561 से 1680। अलंकृत काल था पूर्वालंकृत काल और उत्तरालंकृत काल, यानी हर भाग को इन्होंने पूर्व उत्तर में बांटा। तो पूर्व था 1681 से 1790 और उत्तरालंकृत था 1791 से 1889। उसके बाद देखिए परिवर्तन काल 1890 से 1925 विक्रम संवत तक अब तक, और वर्तमान काल सन 1926 के विक्रम संवत से अब तक इन्होंने वर्तमान काल माना है। ठीक है, अगला देखिए आचार्य शुक्ल का काल विभाजन और नामकरण जो हम पढ़ चुके हैं। वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल। वीरगाथा काल को आदिकाल, भक्ति काल को पूर्व मध्य काल, रीति काल को उत्तर मध्य काल और गद्य काल को आधुनिक काल, ये हम कर चुके हैं। आपका मतलब अगर नोट्स वगैरह नहीं बना पाए तो भी बना लेना। ठीक है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन एवं नामकरण। ठीक है, हिंदी साहित्य काल उष्णतम इतिहास इनके द्वारा लिखे गए 1938 के अंदर। आगे देखिए प्रारंभिक काल 2 भागों के अंदर संधि काल और चारण काल। संधि काल 750 संवत से 1000 संवत और चारण काल 1000 से 1375। उसके बाद भक्ति काल 1375 से 1700, रीति काल 1700 से 1900 और आधुनिक काल संवत 1900 से अब तक। ठीक है, अगला देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन नामकरण। आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। आदिकाल इनके द्वारा आचार्य हजारी प्रसाद लिखा कौन सा ग्रंथ लिया था? हिंदी साहित्य की भूमिका। ठीक है, आदिकाल था 1000 से 1400, भक्ति काल था 1400 से 1700 ईस्वी और रीति काल था 1700 से 1800 ईस्वी और आधुनिक काल था 1801 से अब तक। ठीक है, अगला है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का काल विभाजन जो इन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 के अंदर। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है, आदिकाल 1184 से 1350, पूर्व मध्यकाल 1350 से 1600, उत्तर मध्यकाल 1600 से 1857 और आधुनिक काल 1857 से अब तक। आगे देखिए डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास का काल विभाजन और नामकरण। तो आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। ठीक है, आदिकाल 7वीं शती से 14वीं शती के मध्य तक, भक्ति काल 14वीं शती से 17वीं शती के मध्य तक, रीति काल 17वीं शती के मध्य से 19वीं मध्य तक और आधुनिक काल 19वीं शती से मध्य से अब तक।
और आधुनिक काल के इन्होंने 4 भाग किए: पुनर्जागरण काल, जागरण सुधार काल, छायावाद युग और छायावादोत्तर काल। छायावादोत्तर के इनको 2 भाग किए: प्रगति प्रयोग काल और नवलेखन काल। ठीक है, आगे देखिए, रामस्वरूप चतुर्वेदी का काल विभाजन नामकरण। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने अपने इतिहास ग्रंथ में आचार्य शुक्ल के काल विभाजन के स्वकृत्व पर कुछ संशोधन के साथ इस प्रकार करते हैं: आदिकाल वीरगाथा काल सन 1000 से 1385 ईस्वी, पूर्व मध्यकाल भक्ति काल सन 1350 से 1650, उत्तर मध्यकाल जिसको रीतिकाल का 1650 से 1850 और आधुनिक काल गद्यकाल का सन 1850 से अब तक। ठीक है, अगला देखिए डॉक्टर बच्चन सिंह का काल विभाजन। बच्चन सिंह अभ्रंश काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, 4 भागों में ये बांटते हैं। अभ्रंश काल, भक्ति काल 1400 से 1650, रीति काल 1650 से 1857 और आधुनिक काल 1857 से अब तक। ठीक है, आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है। छोटी सी क्लास थी, ज्यादा लंबी जो है ये क्लास नहीं चली। क्यों नहीं चली? क्योंकि इसका जो मैं ये नहीं चाह रही थी कि मैं आदिकाल को और इस हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन को ना मिक्स कर दूं। अगर मैं मिक्स कर देती, एक तो क्लास बहुत लंबी जाती, 2 घंटे की आराम से जाती, और सेकंड ये कि हम कंफ्यूज हो जाते। मैं ये सोच रही हूँ कि टॉपिक्स को अगर हम तोड़ तोड़ के समझ समझ के करेंगे ना तो ज्यादा सही रहेगा। मेरे को पता है कि इसकी जो लास्ट कुछ 2-3-4 स्लाइड जो थी ना काल विभाजन वाली, वो समझ नहीं आई। देखिए, वो आपको याद करनी पड़ेगी, वो एक मैथ्स के जैसा है, उसके अंदर समझने जैसा कुछ नहीं है। ये आपको ऐसा लगे कि इसका कुछ एक्सप्लेनेशन बन जाए, ऐसा नहीं। ट्रिक आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, पर मेरे हिसाब से सन के अंदर आप क्या ट्रिक बनाओगे? ठीक है, तो ये आप अच्छे तरीके से कर लीजिए। मैं इंपॉर्टेंट बता देती हूँ कौन कौन से। तो बच्चन सिंह का कर लीजिए, एक रामचंद्र शुक्ल का कर लीजिए, डॉक्टर नगेंद्र का कर लीजिए, और एक गारसद दासी ने तो किया ही नहीं था, क्या बोलते हैं इसको, जॉर्ज ग्रियर्सन का कर लीजिए। जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, और उसके अलावा हमारे रामकुमार वर्मा, इनका कर लीजिए। रही बात मिश्र बंधु विनोद की, अगर उनकी है, शायद थी, तो वो भी कर लेना आप। और 11 अध्याय जो हमारे इसके थे ना, मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसको तो आप टिप्स पे कर लीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास खत्म होती है। कल या फिर माफ कीजिए, कल नहीं, आगे जब हम ये क्लास जो है वो करेंगे, जब भी मैं इसको रिकॉर्ड करूंगी, तो यूनिट 2 का हम आदिकाल जो है वो अगली क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में मेरे को एक बार जरूर बताना, और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो डेफिनेटली आप अपना रिव्यू जरूर देके जाओ क्लास के अंदर। अगर आपको कोई भी यानी पर्सनल सजेशंस मेरे को देने हो तो आप मेरे को मेल कर सकते हो himachayaravmitra001@gmail.com पे। और रही बात चैनल जो है आप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम पे, ताकि आपको वीडियोस की या कोई भी ऐसी अपडेट हो, एग्जाम से रिलेटेड हो चाहे क्लास से रिलेटेड हो, वो आपको अपडेट्स जो है इसी चैनल पे मिलती रहे। ठीक है, उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास को करते हैं खत्म। सब अपना ध्यान रखिए और अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, जेआरएफ क्लियर कीजिए और अपना ध्यान रखिए। ठीक है, ओके, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।